A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in today's class we are going to start with the next topic, that is measures of the dispersion. Okay. Measures of dispersion. Okay. So there are two measures of dispersion. Okay, two measures होते हैं dispersion के, जिसमें पहला दे रहा है आपका absolute measure and the relative measure. Absolute measure and the relative measure. ठीक है. So firstly we will deal with the absolute measures of the dispersion. So the measure of dispersion which are expressed in terms of original unit of a given set of data or series are known as absolute measure of dispersion. ठीक है. तो जो ये measure of dispersion होता है, जो express होता है original unit के terms में, मतलब जो भी original unit है, कोई भी given set data दिया हुआ है, उसकी original unit में जो represent होता है उसको क्या बोलते हैं? Absolute measure of dispersion. So in other words, the absolute measures are measured in the same unit as given with the variable. ठीक है, ये कैसे measure होते हैं? Same unit में measure होते हैं as given with the variables में जो given होते हैं. So thus, if we are considering variation of income in rupees, the absolute measure of income will be in rupees. ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, variation income में देखना चाहते हैं rupees के term में, तो जो भी एब्सोल्यूट मेजर होगा इस इनकम को मेजर करने का, वो क्या होगा? वो रुपीस ही होगा, क्योंकि रुपीस क्या है? उसकी मनी को क्या करना है कि किसी की इनकम है उसको ओरिजिनल यूनिट में हम मेजर करेंगे, तो इसका रुपीस ही क्या होगी? इसकी ओरिजिनल यूनिट होगी. सो एब्सोल्यूट मेजर आर एक्सप्रेस इन दी कंक्रीट यूनिट. जो एब्सोल्यूट मेजर होता है वो किस में एक्सप्रेस होता है? कंक्रीट यूनिट में. That is in terms of which the variable have been expressed like rupees, inches, meter, kilogram, etc. ठीक है. तो कंक्रीट यूनिट में होता है जिसमें जो भी वेरिएबल है वो कैसे एक्सप्रेस होंगे? रुपीस में होंगे, इंचेस में होंगे, मीटर्स में होंगे, किलोग्राम में होंगे, एक्सेट्रा. सो दिस फीचर ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्रिएट डिफिकल्टी. ये क्या करता है? ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या करता है? क्रिएट करता है डिफिकल्टी if variable are not of same average size. जब जो variable है वो same average size में नहीं दिया हुआ है. next है variable are not expressed in the same unit. जब भी variable क्या है आपका same unit में express नहीं किया गया है. तो absolute measure of dispersion are not comparable if two sets of data are compared in the different unit. कि जो भी absolute measure of dispersion है वो compare नहीं होगा if two sets of data are compared in the different unit. अगर दो set of data दिया है वो compare हो रहा है different unit में, तो in that condition we can't use the absolute measure. So example, it is difficult to compare the dispersion of income in India measured in the rupees with income in America measured in the dollar. कि अब हम क्या कर रहे हैं? हम इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं. इंडिया की इनकम को हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं? रुपी में. और अमेरिका की कर रहे हैं कंपेयर हम डॉलर में. तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन, कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो यूनिट है और जो सेम यूनिट नहीं है, उनकी जो यूनिट है वो डिफरेंट है. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, ये सारी जो डिफिकल्टी है इसे ओवरकम करने के लिए, सो इट इज डिजायरेबल टू एलिमिनेट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ठीक है. तो अब हमें ये डिजायरेबल है कि हम जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिसके थ्रू हम मेजर कर रहे हैं, यूनिट जो हम ले रहे हैं, उसको क्या कर देना चाहिए? एलिमिनेट कर देना चाहिए. ठीक है. तो कह रहा है रिलेटिव मेजर्स ऑफ द डिस्पर्जन. सो व्हेन द डिस्पर्जन ऑफ अ सीरीज इज मेजर्ड एज अ परसेंटेज और रेशियो ऑफ द एवरेज. जब जो डिस्पर्जन है सीरीज का उसको हम किस में मेजर करते हैं? या तो हम लोग परसेंटेज में मेजर करते हैं या तो हम लोग रेशियो में मेजर करते हैं. ठीक है. जब हम लोग रिलेटिव की बात कर रहे हैं अभी, कि जब हम लोग क्या करते हैं रेशियो और परसेंटेज में मेजर करते हैं, इट इज टर्म्ड एज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं. सो इन अदर वर्ड्स, the relative measures are measured at the coefficient
और अ प्योर नंबर। ठीक है, तो जो रिलेटिव मेजर्स है वो मेजर किस में होता है, कोएफिशिएंट में होता है, और अ प्योर नंबर विच डज नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, प्योर नंबर में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे क्या होता है वो डिपेंड नहीं होता है, दिस मेजर इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब रिलेटिव मेजर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। So thus, if we are considering income, wages, height, etc. as a ratio or in terms of percentage, we are referring to relative measure। कि जब हम क्या कर रहे हैं, इनकम को, वेज को, हाइट को हम लोग रेशियो या परसेंटेज में ले रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको रेशियो या तो परसेंटेज में ले रहे हैं, उस कंडीशन पे हम लोग ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन को देखते हैं। So these measure are expressed as a percentage or the ratio of the average। ये जो मेजर होते हैं वो किस में एक्सप्रेस होते हैं, परसेंटेज और रेशियो में होते हैं। So this feature of measures of the dispersion help us to use relative measure of dispersion। जो क्यों यूज होता है relative measure of dispersion, when two or more series have to be compared। जैसे हम लोग क्या था, एब्सोल्यूट मेजर में कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, इसमें क्या है हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। सो दीज सीरीज में हैव, इन सीरीज में क्या होता है, डिफरेंट सेंट्रल वैल्यूज होते हैं, डिफरेंट सेंट्रल वैल्यूज होते हैं एंड डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी होता है, कि डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट का भी यूज करते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ओके, क्या कह रहा है, अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक्चुअली शुड पॉजेसेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड एवरेज। ठीक है, जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है उसमें क्या होता है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी गुड एवरेज में होते हैं, बिकॉज इट इज द एवरेज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। क्योंकि ये सेकेंड एक ऑर्डर का, मतलब एक तो पहला सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद ये सेकेंड ऑर्डर का एक एवरेज होता है। ठीक है, तो कोई भी एवरेज में जो एक गुड एवरेज में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके डिस्पर्जन में भी होते हैं। सो एन आइडल मेजर ऑफ द डिस्पर्जन शुड बी, तो एक आइडल मेजर क्या हो जाएगा, आइडल मेजर हम किसी को ले लेंगे, आइडल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उसमें क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका unaffected by fluctuation in sampling, unaffected by fluctuation in sampling। नेक्स्ट है आपका rigidly defined, rigidly defined। Third one is based on the observation of the series, based on the observation of the series। नेक्स्ट है आपका easy to understand, easy to understand, easy to calculate, easy to calculate and simple to apply, and simple to apply। Next one is, and the last one is capable of further algebraic treatment, capable of further algebraic treatment। ठीक है, ये सारे आपके क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजर ऑफ द डिस्पर्जन, कि कोई भी अगर गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी गुड डिस्पर्जन है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे
कैरेक्टरिस्टिक्स आपके होंगे। तो आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने क्या देख लिया, इसमें है आपका अनअफेक्टेड फ्लक्चुएशन इन दी सैम्पलिंग, मतलब जो भी हम सैम्पलिंग ले रहे हैं वो क्या है कि चाहे जितनी भी फ्लक्चुएशन हो जाए, चाहे जितना भी डिस्क्रिपेंसीज हो जाए, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, बट ये क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा, उस पर अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज रिजिडली डिफाइंड, वो क्या होगा, रिजिडली डिफाइंड होगा। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज, जो भी सीरीज आपके पास दी हुई है उसके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट वन इज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना क्या है, बहुत इजी है। नेक्स्ट वन इज इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अप्लाई, ये कैलकुलेट करने में भी क्या है, बहुत इजी है और सिंपल है, इसको अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। एंड द लास्ट वन इज इट इज कैपेबल ऑफ द फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, कि अगर आगे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट करना है तो ये क्या है, इतना कैपेबल है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले फिर से क्या है, सो एन आइडियल मेजर ऑफ द डिस्पर्जन शुड बी अनअफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, अनअफेक्टेड होना चाहिए जो भी फ्लक्चुएशन सैम्पलिंग में हो रहे हैं, सो दैट वी मे हैव एन ओवरऑल समरी मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। इससे क्या होगा कि वी हैव एन ओवरऑल समरी, हम क्या करेंगे, इससे ओवरऑल समरी मेजर ऑफ द डिस्पर्जन की कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर प्रॉपरली आपके पास क्या है कि अगर अनअफेक्टेड है, फ्लक्चुएशन कोई भी हो रहा है, ठीक है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, सैम्पलिंग जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, बट इसमें क्या है कि चाहे जितनी भी, अगर कोई भी गुड आपका क्या होगा, आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन होगा, तो चाहे जितना भी फ्लक्चुएशन हो जाए वो अफेक्ट नहीं होगा, सो दैट वी मे हैव एन ओवरऑल समरी मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इससे क्या होगा, जिससे हम ओवरऑल समरी डिस्पर्जन की ले सकते हैं। तो एक आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन होने के लिए इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि हम ऐसा डिस्पर्जन ले जो भी फ्लक्चुएशन हो रही है सैम्पलिंग में उससे वो अफेक्ट ना हो। नेक्स्ट है आपका रिजिडली डिफाइंड, rigidly defined so that it is easy to apply the measure of study the variation। अगर ये rigidly defined होगा तो इससे क्या होगा, it become easy हो जाएगा कि अप्लाई करना जो भी मेजर्स है स्टडी ऑफ डिस्पर्जन और दी वेरिएशन को स्टडी करने में ये बहुत सिंपल हो जाएगा कि हम इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये रिजिडली होगा, अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो हम इसको किसी भी कंडीशन पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट अगर ये क्या हुआ आपका, ये रिजिडली डिफाइंड है, एकदम रिजिड है, तो ये इजी हो जाता है कि अगर हमको वेरिएशन में स्टडी करनी है तो वी कैन इजीली अप्लाई। थर्ड वन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज, सो इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज so that all the items are given equal importance। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होता है, सीरीज के ऑब्जर्वेशन पे, so that हम क्या कर सकते हैं, जो भी आइटम्स हम गिवन हैं उसको हम इक्वल इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, easy to understand, it is very easy to understand so that it is simple to comprehend। हमको अगर क्या करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, मतलब अंडरस्टैंड करना है, या अगर हम प्रॉपरली कोई भी चीज़ समझ पाएंगे तभी हम इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये बहुत सिंपल होता है, क्योंकि अभी आप न्यूमेरिकल्स देखिएगा तो क्या है, बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, समझ में भी आ जाता है। देन इट इज सिंपल टू कॉम्प्रीहेंड, तो कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इट बिकम सो मच सिंपलर। नेक्स्ट इज इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अप्लाई, so that one can easily find the variation between the actual value and an average value। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग डिस्पर्जन में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, वेरिएशन देखते हैं, तो कोई भी इसके थ्रू, डिस्पर्जन के थ्रू एक्चुअल वैल्यू जो भी गिवन है, जो भी हमने क्या कैलकुलेट किया, एवरेज वैल्यू, जो हमने एवरेज वैल्यू लिया है और जो एक्चुअल वैल्यू है, उनके बीच में अगर वेरिएशन होता है थ्रू द डिस्पर्जन वी कैन आइडेंटिफाई इजीली। हम उसको क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि किस कंडीशन पे क्या है, ये वेरिएशन आ रहा है, कितना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है। जितना अगर ज़्यादा वेरिएशन आएगा तो मतलब स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, वाइस वर्सा रिलेशन है, निगेटिव है। और जितना आपका डिस्पर्जन कम आएगा, स्टेबिलिटी
उतना ज़्यादा सही है। मतलब सीरीज एक्चुअल वैल्यू और एवरेज वैल्यू में उतना ज़्यादा रिलेशन होगा। अगर इनका जो डिफरेंस है वो कम आएगा तो एवरेज वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में रिलेशन ज़्यादा दिखेगा कि हमने क्या किया है, वो ऑथेंटिक है। बट जितना ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा उतना ज़्यादा आपको पता है कि एवरेज वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में भी चेंजेस आएगा। ठीक है, तो लास्ट है आपका कैपेबल ऑफ द फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में क्या है, ये कैपेबल भी है, सो दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लाइक स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन कैन बी स्टडीड। ओके, देखिए क्या होता है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, मतलब हम आगे इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। अभी आपको ही आगे चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है, आपको कोरिलेशन पढ़ना है, इंडेक्स नंबर पढ़ना है। ठीक है, अभी 2 चैप्टर जो है इसके बाद, तो उसमें क्या है, अगर ये हम डिस्पर्जन, अगर हम वेरिएशन इन किसी भी सेट्स ऑफ डेटा में देख लेंगे, समझ लेंगे कि इतना वेरिएशन है, तो आगे जो भी हमको स्टडी करना है, ट्रीटमेंट करना है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को एग्जीक्यूट करना है किसी भी कंडीशन में, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये कैपेबल होना चाहिए कि आगे की अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में हम इसको यूज कर सकें। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका मेथड्स ऑफ द मेजरिंग डिस्पर्जन। मेथड्स ऑफ मेजरिंग कि अगर हमको डिस्पर्जन मेजर करना है तो हम कौन से मेथड्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है द मेजर्स ऑफ द डिस्पर्जन इज डिवाइडेड इनटू 2, जिसमें से देखिए आपका जो सिलेबस हो गया रिड्यूस, तो आप लोग को सब इसमें से पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो पहला एब्सोल्यूट मेजर्स होंगे, फिर है रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब इसमें आपका पहला होगा रेंज, सेकेंड होगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट होगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, नेक्स्ट हो गया मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड द लास्ट वन इज लॉरेंस कर्व। ठीक है, अब इधर हमें क्या क्या पढ़ना है, इधर हमें पढ़ना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, सॉरी क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। ये सारे एब्सोल्यूट मेजर्स हैं और इसी के हम लोग को रिलेटिव मेजर करना है। देन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, एंड द लास्ट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें से देखिए आपका मैंने बताया था जो सिलेबस हो गया है वो हो गया है रिड्यूस, तब आपको इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें मैंने बता दिया था आपको इसमें से क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहले ये जान लीजिए अगर हम लोग को डिस्पर्जन मेजर करना होता है, जैसे कितना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है तो हम कैसे मेजर करते हैं, थ्रू दी डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन को भी कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, हम डिफरेंट मेथड्स लगाते हैं। तो उसमें क्या है, 2 टाइप्स के मेथड हमने पढ़ा, एब्सोल्यूट मेजर एंड द रिलेटिव मेजर। फिर एब्सोल्यूट मेजर में है आपका रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द लॉरेंस कर्व। आपका रिलेटिव मेजर्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन
एंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये सारे होते हैं, बट आपको पता है कि ड्यू टू कोविड आपका सिलेबस क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया, एज वेल डिलीटेड हो गया, तो जिसमें से आपको रेंज नहीं पढ़ना है, क्वार्टाइल डेविएशन नहीं पढ़ना है, मीन डेविएशन नहीं पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, लॉरेंस कर्व पढ़ना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंस कर्व। इधर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज नहीं पढ़ना है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल नहीं पढ़ना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन नहीं पढ़ना है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पढ़ना है। तो आपको पढ़ने में क्या है, ये बस ये जो एरिया है आपको ये बस पढ़ना है, और ये सारा आपका सब डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, सीधे हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द लॉरेंस कर्व। ठीक है, और ये सारा पहले तो लास्ट ईयर तक ये सारा सिलेबस में था, बट अभी इस दिस ईयर क्या हो गया है कि ये सब आपके सिलेबस से हट गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। Yes, calculation of the standard deviation and its coefficient. Calculation of standard deviation and its कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है ये देखते हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कार्ल पियर्सन इन 1893। ये जो टर्म था ये इंट्रोड्यूस किसने किया, इंट्रोड्यूस्ड by कार्ल पियर्सन। कब किया था, 1893। ठीक है, सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये क्या होता है, सबसे अगर जो सारे डिस्पर्जन हमने देखे नहीं, पढ़े नहीं, जो सारे डिस्पर्जन है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, तो इन सारे में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इट इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये आपको पता चल गया, ये एक एब्सोल्यूट मेजर है डिस्पर्जन का। इट सैटिस्फाई मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मेजर। ये क्या करता है, ये सैटिस्फाई करता है मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मेजर। जो एक आइडियल मेजर है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ये सेटिस्फाई करता है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। It is also known as root mean square deviation. Square डेविएशन। ठीक है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। सो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। ये क्या होता है, ये स्क्वायर रूट होता है अर्थमेटिक मीन का ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम, और जो भी आइटम में डेविएशन हो रहा है फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन से जो भी डेविएशन हो रहा है उसका ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हैज टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, पहला है इसका डेविएशन आर टेकन ओनली फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, जो भी हम डेविएशन लेंगे, डेविएशंस
are taken from arithmetic मीन। ठीक है, जो भी हम डेविएशन ले रहे हैं स्टडीज में करेंगे वो बस कहाँ से लेंगे, अर्थमेटिक मीन से। प्लस एंड माइनस साइन ऑफ द डेविएशन आर नॉट इग्नोर्ड। जो भी देखिए इसके पहले वाला जो भी डेविएशन था ना डिस्पर्जन का मीन डेविएशन, उसमें अगर कोई भी वैल्यू अगर -20 आती थी तो जो भी आगे की साइन होती थी हम इसको इग्नोर कर देते थे, हम लोग इसको 20 ही लेते थे, ये मीन डेविएशन में। बट इसमें क्या कह रहा है कि जो भी अगर प्लस और माइनस साइन होगी उसको वी कांट इग्नोर, हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। प्लस एंड माइनस साइन ऑफ डेविएशन आर नॉट इग्नोर्ड। प्लस और माइनस साइन को हम क्या करेंगे, इसमें इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये हम लोग ने पढ़ लिया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या पढ़ा कि ये कौन इंट्रोड्यूस किया, इसको कार्ल पियर्सन ने किया 1893 में। इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, ये क्या होता है, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। और इसमें क्या है, कोई भी अगर कोई आइडल मेजर है डिस्पर्जन का तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाते हैं, क्योंकि ये बेस्ट मेजर होता है, मेथड होता है टू मेजर द डिस्पर्जन। इट इज ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर मेथड and the two characteristics are given there that is deviation are taken from the arithmetic mean। जो भी deviation होगा वो हम कहाँ से लेंगे, arithmetic mean से ही लेंगे। and the plus and minus sign of deviation are not ignored। अगर value अगर -20 है, -80 है, 40 है तो इस ये वाली जो आगे की साइन है उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, जो जैसा है हम लोग उसको वैसे ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ठीक है, कह रहा है इट इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है, रिलेटिव मेजर होता है डिस्पर्जन का। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेस इन द डिफरेंट यूनिट। इसमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं वेरिएशन किसका, टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन का, जो एक्सप्रेस किसमें होता है, इन डिफरेंट यूनिट्स में होता है। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा। हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमको कोएफिशिएंट निकालना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, SD अपॉन अरिथमेटिक मीन। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, इसके भी फॉर्मूला है, और आपको अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ये दोनों वैल्यू आ जाएगी, आपको मिल जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड दी स्टैंडर्ड डेविएशन बाय दी अरिथमेटिक मीन, सो दैट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट को फिर हम लोग कैलकुलेशन इसका कैसे करेंगे। जो कैलकुलेशन हमें करना है 3 है इसका, वही इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड दी कंटिन्यूअस सीरीज।
ठीक है, इसके भी क्या है कैलकुलेशन, अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन का करना है तो उसके भी क्या है 3 आपके पास मेथड है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड दी कंटिन्यूअस सीरीज। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट इन द इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अगर इंडिविजुअल सीरीज होगी तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, कह रहा है इन इंडिविजुअल सीरीज देयर इज नो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा। गिवन अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल के अगेंस्ट वी नीड टू अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। There are 3 methods to calculate the standard deviation in the individual series. First one is direct method, second one is shortcut method, and the third one is step deviation method. Okay, so when we go through the direct method से तो the following steps are to be observed to calculate standard deviation. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअल मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कह रहा है वी नीड डेविएशन फ्रॉम ईच आइटम। अब हर एक आइटम से हमको डेविएशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा। फिर कह रहा है वी नीड टू स्क्वायर ऑफ द ईच डेविएशन। अब जो ये डेविएशन आया है, डेविएशन का डी स्क्वायर करना पड़ेगा। वी फाइंड सम टोटल ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। अब हम क्या करेंगे, जो डी स्क्वायर निकला है उसका समेशन करेंगे। फिर कह रहा है वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, सो दैट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर सबसे पहला स्टेप है आपका कि हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सा सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, फिर हम लोग डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकालेंगे, जो भी आपके पास सीरीज होगी एक्स माइनस एक्स बार, जो आपकी वैल्यू दी होगी, फिर इस डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। फिर जो भी डेविएशन आपकी वैल्यू आएगी एंड में हम उसका समेशन करेंगे। एंड देन हम लोग एस डी को सिग्मा के थ्रू लिखते हैं। सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट होगा आपका समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन।